नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आईवीएफ से जुड़ी तमाम कानूनी मसलों की जानकारी देंगे। देश में कई ऐसे लोग हैं जिनमें प्रजनन से संबंधित कई शारीरिक समस्याएं होती हैं। ऐसे लोग आमतौर पर खराब जीवन शैली, तनाव, अनियमित डाइट, गलत आदतों के कारण प्रजनन संबंधी शारीरिक समस्याओं के शिकार होते हैं। ऐसे में आईवीएफ तकनीक के जरिए माता पिता बन सकते हैं। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जब शरीर अंडों को निषेचित करने में विफल रहता है तो उन्हें प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है, इसीलिए इसे आईवीएफ कहा जाता है। एक बार जब अंडे निषेचित हो जाते हैं तो भ्रूण को मां के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आईवीएफ के गलत इस्तेमाल के लिए कानून भी है, इसके बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में, और आप आईवीएफ से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आप भी जानकारी लेना चाहते हैं तो फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793 और आज लीगल हेल्पलाइन में हम आपसे जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। आज हम आईवीएफ से जुड़े कानूनी मसलों की जानकारी आपको देंगे और इसी पर बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से आईवीएफ को लेकर क्या क्या कानून है और इससे जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। जानकारी देने के लिए मेरे साथ परमानंद पांडे जी आज मौजूद हैं और सर हमें जानकारी देंगे। परमानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ये क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में लगभग काफी चीजें आपने बताई जी। आज से नहीं, ये बहुत दिनों से ये समस्या है कि एक जो जिन महिलाओं को या फिर जिन पुरुषों को बच्चे नहीं होते हैं, वो एक तरह का स्टिग्मा माना जाता है समाज में। उन पर मान लिया जाता है कि अरे ये गलत बात है। तो इस चीज को दूर करने के लिए ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक तरह का हमारे लिए वरदान की तरह से आए जी। और इसमें ये होता है कि स्त्रियों के जो अंडे होते हैं, यग्स होते हैं, और पुरुषों के जो स्पर्म होते हैं, उनको दोनों को एक जगह निषेचित किया जाता है, उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है और फिर जो महिला है उसके गर्भ में उसको रखा जाता है। ये मूल हुआ। सबसे समस्या बड़ी ये आ जाती है कि ऐसी चीजों को करने में क्या स्थिति बनती है कि महिलाएं किस ढंग का अनुभव करती हैं जी। उनको किस स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये पहले की स्थिति तो ये थी कि उनको एक तरह का ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता था जैसे वो बांझ है। ये एक तरह की गाली से किसी कम नहीं होता था। ये एक तरह लगता था उन महिलाओं के लिए जीना जो है एकदम बेकार की चीज हो गई है। अब एक ये वरदान की तरह से आया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके उपयोग करके वो चाहे तो अपने जीवन में बच्चे को प्राप्त कर सकती हैं और उनका ठीक ढंग से पालन पोषण कर सकते हैं। आपने ये तो बता दिया कि आईवीएफ क्या होता है। मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी कि आईवीएफ से पैदा हुए बच्चों के अधिकार क्या क्या होते हैं? देखिए, आईवीएफ से पैदा हुए बच्चों के वही अधिकार होते हैं जो नैसर्गिक रूप से पैदा हुए बच्चे के लिए होते हैं जी। जो नेचुरल बच्चे होते हैं उनके एक तरह से अधिकार होते हैं। इस पर एक आध केस भी आ चुके हैं। डुम्बोस वर्सेस डुम्बोस का केस एक आया है, जो उस केस में ये बात आ चुकी थी कि जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के मेथड से किसी महिला ने जो बच्चा पैदा किया है और फिर बाद में स्थिति आई कि वो तलाक लेने की नौबत आ गई। जब तलाक लेने की बात आ गई तो वो पुरुष का क्या कोई अधिकार उस औरत पर, उस बच्चे पर रहता है कि नहीं? कोर्ट ने ये फैसला दिया कि नहीं, ये पूरी तरह से ये महिला का अधिकार है उस बच्चे पर और आप पुरुष पर का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा पैदा होने के बाद संपत्ति में उसका उतना ही अधिकार होता है बाप की संपत्ति में जिसका उसके
तो जो नेचुरल, जो नैसर्गिक ढंग से उत्पन्न हुआ बच्चा है उसका अधिकार होता है। तो जी। इसीलिए कहते हैं ना कि आईवीएफ से पैदा होने का, जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका पूरा अधिकार वही है जो कि नेचुरल ढंग से पैदा हुए बच्चे का है। लेकिन अंततोगत्वा ये देखा जाएगा कि उस पर मां का अधिकार आ जाता है, पुरुष का अधिकार कम। जी, भारत में आईवीएफ को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विनियमित किया जाता है। कुछ दिशा निर्देश हैं जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए हैं, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस बारे में, इसका दुरुपयोग इतना हो गया जी। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि भारत में ये 25,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। आप जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में देखेंगे कि आईवीएफ के केंद्र और इस ढंग का के बच्चों के लिए पैदा करने का आप सही तरीका अच्छा है, और वो अपने एक से एक लोग प्रचार करते रहते हैं। अब ये स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक आईवीएफ से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से पूरी गाइडलाइन जारी कराई कि क्या किया जाना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें ध्यान रखने की जरूरत, मेन चीज क्या है, जैसे किसी स्त्री के जो एग्स लिए गए, उसके अंडे लिए गए, तो वह स्त्री स्वस्थ है या नहीं है, उसके स्वास्थ्य की जांच करिए। क्योंकि होने वाला जो बच्चा है उसके बारे में देखा जाए कि अगर मान लीजिए किसी बीमारी से वो ग्रस्त है, तो अगर वो बच्चा भी वो बीमारी लेके आता है तो वह समाज के लिए एक बोझ बन जाएगा, और माँ बाप के लिए तो बोझ बनेगा ही बनेगा। अब उसमें यह भी देखा जाता है कि आईवीएफ जो ग्रहण करने वाली महिला है, वो उसके स्वास्थ्य की भी जांच की जानी चाहिए। उसको पूरी तरह से देखा जाना चाहिए कि वह बच्चे को जन्म देने के काबिल है या नहीं है। मान लीजिए अगर वो किसी ने बीमारी से ग्रस्त है और अगर वो लगता है कि उसको बच्चे पैदा करने के लिए इस ढंग से आईवीएफ से करा रही है, तो उस बच्चे पैदा कराने में उसके स्वास्थ्य को कोई खतरा ना होने पाए या कोई और बीमारी ना हो। तमाम ऐसे होता है कि मान लीजिए वो लग रहे हैं कि कोई एचआईवी से ग्रसित है, तो अब वो बच्चा जो पैदा होगा वो तो उसके लिए भी बोझ बनेगा, परिवार के लिए भी बोझ बनेगा, समाज के लिए भी बोझ बनेगा। इसी नाते इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं कि आईवीएफ कराते समय या आईवीएफ की मदद से जो बच्चे पैदा किए जाएं, उसमें डोनर्स की जो दान देता है वो बच्चे को, और उसके लिए जो दान लेता है उसको भी ध्यान रखें। एक चीज और भी है जी इसमें कि महिला जो है वो उसकी उम्र जो है, जो डोनर है जो उसकी है, उसकी उम्र 21 से 33 साल के बीच की होनी चाहिए। वो इससे ज्यादा उम्र की लड़की को, मान लीजिए 33 साल से ज्यादा उम्र की है, तो उसको नहीं लिया जा सकता है। ये इसी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये भी कहना है कि जो महिला 40 साल के आसपास होगी वही ले सकती है डोनर का, और जो डोनर होगी वो उसको किसी न किसी बच्चे को, एक बच्चा कम से कम उसकी अवस्था होना चाहिए, तभी वो डोनेट कर सकती है, अन्यथा नहीं। लेकिन एक चीज और भी है इसमें, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ऐसा नहीं कि जब चाहे तब डोनेट कर दे, वो केवल एक बार डोनेट कर सकती है, उसके बाद वो डोनेट नहीं करेगी। ये तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आप देखेंगे इसका आए दिन दुरुपयोग होता रहा है। इतना दुरुपयोग होता है कि जो महिलाएं ऐसी हैं कि 22 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल की, वो जाती हैं और आए दिन डोनेट करने के लिए कुछ पैसे की लालच में करते हैं। आप देखे होंगे 2016 में सरोगेसी बिल आया था, उस समय भी इस चीज का ध्यान रखा गया था कि विदेश से आते हैं और इस देश की महिलाओं को 5 लाख 4 लाख रुपए दे करके और सरोगेसी मदर बना देती है, उनको सरोगेट मदर की तरह से रख दिया जाता है और बच्चे पैदा करते थे। यहाँ भी यही स्थिति आ गई है। अभी आपने देखा होगा कि मद्रास की घटना आई है कि उस घटना में एक महिला की जो गरीबी में तंग हालत में रह रही थी, उसको ये डोनेट करने के लिए डोनर बना करके यक्स डोनेट करो, वो कहती है मैं 30 से 35 या 40 हजार रुपए महीने कमा लेती हूँ। इस चीज का एक तरह का व्यवसायीकरण हो गया है और इस व्यवसायीकरण को रोकने के लिए ही आईसीएमआर ने ये गाइडलाइन जारी की है। और आईवीएफ से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम कानूनी जानकारी देने के लिए मेरे साथ परमानंद जी जुड़े हुए हैं। सर, ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 के क्या प्रावधान है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये जो आप
आईवीएफ की बात है ना, जी। ये उसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी रेगुलेशन जो बिल है वो 2020, ये उसी के अंतर्गत आता है कि माने ये रिप्रोडक्शन जो है ये एक असिस्टेड है, ये एक तरह की सहायता से ही ये पैदा हो रहा है। इसमें ये इस बिल में ये ध्यान दिया गया, जो इसमें मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था इसके पहले ही, कि इसमें कोई भी लड़की जो 21 साल से कम उम्र की है वह डोनेट नहीं कर सकती है ये जी। और कोई भी लड़की अगर वो 33 साल से ज्यादा उम्र की है तो वो डोनेट करने के लिए बाध्य, उसके लिए जरूरी नहीं किया जा सकता है। और ये एक चीज और भी है कि कोई महिला जब तक एक बच्चे की मां ना हो तब तक वो डोनेट नहीं कर सकती है। ये इसी मेन प्रोविजन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी रेगुलेशन बिल 2020 का, ये मेन बात है। और इस चीज को, और इसके लिए और भी ये बात है कि कोई बिना पैसा लिए इसको ये नहीं करने कि जाइए और बेचने लगिए। और 7 अंडे से ज्यादा, 7 एग से ज्यादा इन एक्ट में प्रोवाइडेड है कि 7 एग से ज्यादा कभी भी और ज्यादा अंडे नहीं लिए जा सकते हैं, केवल 7 एग ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसका उपयोग हो जाएगा तभी एक बच्चा पैदा होगा। नहीं तो आए दिन आप देखते होंगे कि एआरटी टेक्निक से, आईवीएफ के माध्यम से हुए बच्चे कभी कभी 2 होते हैं, कभी 3 हो जाते हैं। चूंकि उसका सही प्रयोग नहीं किया जाता है, इस नाते इसके लिए कहा गया है कि 7 एग से ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते हैं किसी को भी, किसी लड़की के लिए। जी देखिए, विदेशों में आईवीएफ की कानूनी स्थिति क्या है सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। विदेशों में आईवीएफ की कानूनी स्थिति है कि हमारे यहाँ से ज्यादा उनको छूट है, वो चाहे तो जब चाहे तब, क्योंकि आप देखिए टेस्ट ट्यूब बीबी यहाँ हिंदुस्तान में तो 1986 में आया, वहां पर तो उसके 10-12 साल पहले आ चुका था। और टेस्ट ट्यूब बीबी 1986 में जब यहाँ पर आया तो उसके बाद ही तो आईवीएफ का प्रचलन बढ़ा यहाँ। वहां दुनिया के तमाम देशों में, कम से कम पश्चिमी देशों की हम बात कर रहे हैं, वहां पर पूरी छूट है वो लेके आईवीएफ, क्योंकि वो वहां की महिलाएं काफी जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने डोनेशन के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। वो उनको ज्यादा जागरूकता है कि कैसे समय में, किस समय में हमको आईवीएफ से बच्चे पैदा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत में अशिक्षा भी है, चेतना का अभाव भी है, इस नाते इस कानून को बनाया गया है कि जिससे आप किस समय आप डोनेट कर सकते हैं, किस समय डोनेट नहीं कर सकती हैं, डोनेट करने के लिए क्या बाध्यताएं हैं और क्या नहीं है, क्या लिमिटेशंस है, इस चीज को भी देखना पड़ता है। बाहर में ये चीज का अपने आप चूंकि जागरूकता है, इस नाते काफी वहां तक एक तरह से लिबरल एटीट्यूड अपनाया जाता है, काफी लीनियंट एटीट्यूड अपनाया जाता है। जी, डोनेशन का जिक्र आपने कर दिया तो मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी कि कोख बेचने पर रोक के क्या कुछ कानून है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना सरोगेसी बिल, एंटी सरोगेसी बिल जो है 2016 में जब सुषमा स्वराज जी जीवित थी तब पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया था। और वो 2000 इसके, ये तो जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल है ये तो 2020 में आया है ना। वो उस समय आया था कि आप देखते होंगे कि विदेश से बहुत सारे लोग पैसे लेकर के, डॉलर भर भर के लेके आते थे और तमाम महिलाओं को वहां से करते थे। अच्छा, महिलाओं के भी यहाँ देखिए, जो विदेश से आती थी वो तो उनको चूज करने का अधिकार होता था कि स्वस्थ महिला है, स्वस्थ है कि नहीं है, कोई बीमारी है कि नहीं है। अगर वो पता लगा देती थी तो वो बच्चे कहती थी कि देखिए 5 लाख रुपए, हम 10 लाख रुपया तुम्हारे 9-10 महीने तक, जब तक वो कोख में बच्चा रहेगा तब तक हम पूरी उसकी देखभाल करेंगे। उसके बाद वो चले जाते थे। 9-10 लाख गरीबी में आकर के बहुत सारी महिलाएं जो है वो अपनी कोख बेच देती थी और अपने बच्चे पैदा करके उनको दे देती थी। तो इस पर भी 2016 में रोक लग चुकी है। अब विदेशी लोग आकर के ऐसा नहीं कर सकते हैं, केवल भारत के लोग ही कोख खरीद सकते हैं और उसके पीछे कारण देना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में हम कर रहे हैं। कि अगर महिला मान लीजिए अगर बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं है, तमाम सारी परेशानियों से गुजर रही है, तो अपने एग्स को और अपने पति के स्पर्म को वो किसी महिला के कोख खरीद करके उसमें बच्चा पैदा कर सकती है। ये तो कानून है, ये 2016 से बना हुआ कानून है। बल्कि ये एक्ट जो है, ये एक्ट तो बना है 2020 में।
और 2020 के एक्ट के तहत आईवीएफ में हमको ये काम करना पड़ता है। जी सर, आईवीएफ को अपनाने में नैतिक चुनौतियां या मुद्दे क्या हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आईवीएफ को अपनाने में नैतिक चुनौतियां तो यही हैं कि आप यहाँ पर चल रहे हैं तो आप सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर आ गई है कि हमारे यहाँ एक तरह से बच्चे न होना एक तरह का एक लांछन लगा दिया जाता है, एक तरह का स्टिग्मा जोड़ दिया जाता है महिला पर। तो इस स्टिग्मा से दूर होने के लिए महिला कहती है कि नहीं, मैं खुद बच्चा पैदा कर सकती हूँ। कई स्थितियों में ऐसा भी आता है कि पुरुष की कमी के कारण महिला को झेलना पड़ता है। तमाम पुरुष ऐसे जो होते हैं खुद वो बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं होते हैं, महिला की स्थिति होती है। फिर वो इंतजार करते करते इतना समय बीत जाता है कि उसका, देखिए, हर महिला की एक बायोलॉजिकल एज होती है, पुरुष की वो बायोलॉजिकल एज काफी होते हैं क्योंकि वो 50-52 साल की उम्र में भी बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन महिला का ये स्थिति है कि उसकी एक बायोलॉजिकल एज होती है, जैविक आयु होती है। उस आयु के दौरान अगर उसने बच्चा पैदा कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी इसी नाते इस चीज को रखा गया है कि वो अगर जैविक आयु को आगे बढ़ जाती है, 40 साल की उम्र में आ जाती है और उसके मन में अगर रह रहता है कि हमको बच्चा पैदा करना चाहिए तो ही वो कर सकती है। ये नैतिकता उसके जीत से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कानूनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।